नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलती होगी। तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा था, ठीक है? लेकिन अब जो है हम आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। वो सीरीज़ कौन-सा है? तो ये सीरीज़ है बिहार स्पेशल सीरीज़, जिसमें आपको टॉप 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। और आपको जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, वो 100% आपको संभावित प्रश्न होगा, ठीक है ना? जो कि हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आपको हर एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। बिहार स्पेशल का सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ज्योग्राफी का आएगा, साइंस का आएगा, ज्योग्राफ मतलब आपको हिस्ट्री का आएगा, सारा कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको इस सीरीज में हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको कराया गया था, वो भी 360 डिग्री एनालाइज़ के साथ। उसी प्रकार से पार्ट 2 सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। सभी के सभी क्वेश्चन P बाय Q होंगे, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसका, उसके बाद से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना? तो जो भी विद्यार्थी या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बिहार एसआई का, बिहार एसएससी या फिर बिहार के कितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो ये चैनल और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्त ये सीरीज़ को आप बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए इस सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा। तो दोस्त क्वेश्चन को आपको हल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसी वजह से हमने जो है 360 डिग्री यानी कि क्वेश्चन के अगल-बगल जितनी भी चीज़ें हैं, सब कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना? तो जो भी नए व्यूअर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ जाइए और आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराया जाएगी। तो चलिए आज का जो है बिना समय गँवाए आज का जो पार्ट 2 जो है, इसमें देखते हैं कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और कितने बेहतरीन क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए हम आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। जिनको नहीं पता है 11 नंबर क्यों है? क्योंकि पार्ट 1 में जो है हम 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं और इसी तरीके से पार्ट 3, पार्ट 4 करके बहुत सारे पार्ट आएँगे। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? ऑप्शन क्या है? वित्तीय वर्ष 20 से 21, वित्तीय वर्ष 18 से 19 और वित्तीय वर्ष 21 से 22 या फिर वित्तीय वर्ष 19 से 20। जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हम चलिए इसका व्याख्या देखते हैं और इसका सही आंसर देखते हैं। तो देखिए सही आंसर क्या इसका क्या हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 20 से 21, ठीक है ना? और इसमें हुआ क्या था इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। देखिए इस बजट में क्या था कि वित्तीय वर्ष 20 से 21 में तो ये बजट पेश किया गया था जिसको बोला जाता है ग्रीन बजट। तो देखिए इसके तहत जो है बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट बिहार विधानसभा के वित्त मंत्री कौन थे? सुशील कुमार मोदी थे। उन्हीं के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है ना? अब ये बजट में आखिर क्या था? तो देखिए इस ग्रीन बजट में मुख्य रूप से क्या था कि पर्यावरण को संरक्षण करना, उसके बाद से हवा एवं पानी की क्वालिटी को सुधारना, साथ ही जितने भी ट्रांसपोर्ट है ना उसको ग्रीन ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करना और उस पे जोर देना। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने समेत अन्य बातों को भी समाहित किया गया था। यानी कि इस बजट में ये चीज़ें किया गया था। साथ में हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, कि इस बजट में लगभग बहुत सारे करोड़ों पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया गया था, ताकि हमारे पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके। समझ में आ गया ना? यही मेनली आपको ग्रीन बजट था, लेकिन आपको मेनली ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अब चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? ठीक है ना? देखिए आपको चित्र के माध्यम से भी हम सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आसान से आसान चीज़ों में आपको समझाया जा सके। ठीक है ना? तो बोल रहा है कि कौन-सा मेला था, जो कि पशु मेला के नाम पूछ रहा है। आपको मालूम है कि कटिहार मेला नहीं होगा, सोनपुर मेला था या फिर पूर्णिया मेला था कि उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत सारे विद्यार्थियों को जानकारी भी होगा और जिनको नहीं जानकारी है उनको बता देना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये सोनपुर मेला है। ठीक है ना? जो कि आपको सारण जिले में पड़ता है। हाजीपुर से जस्ट 5 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। ठीक है ना? सोनपुर में मतलब जो सिवान, छपरा से होते हुए आते हैं उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि ये सोनपुर एक जगह का नाम है जो कि सारण
जिला का में पड़ता है और यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना? और इसी को बोला जाता है सोनपुर का मेला। साथ ही साथ इसको हरिहर क्षेत्र का मेला बोला जाता है। कौन-सा क्षेत्र का मेला? हरिहर क्षेत्र का मेला बोला जाता है, हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है ना? तो चलिए इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है ना? इसका व्याख्या क्या है? तो देखिए इसका व्याख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार में काफ़ी बार-बार पूछा जाता है। तो देखिए सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर-दिसंबर के दिन आयोजित किया जाता है, जो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़ू पशु मेलाओं में से एक है। समझ में आ गया ना? अब देखिए इस मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कि यहाँ का लोकल लोग जो है ना, इसको छत्तर मेला के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है कि इस मेले में प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर स्थित है, जहाँ हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु और हर का मतलब क्या होता है? शिव। यानी कि शिव और विष्णु जिसको बोला जाता है हरिहर की एकीकृत मूर्ति स्थापित है, यानी कि एक साथ मूर्ति वहां पर स्थापित किया गया। किनका किनका? शिव और विष्णु का, ठीक है ना? अब देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर हाथी तथा मगरमच्छ के मध्य युद्ध रोका था। ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चीजें कही जाती है। समझ में आ गया ना? लेकिन मेनली आपको नवंबर दिसंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के समय गंडक और गंगा के बीच कौन-सा मेला लगता है? तो सोनपुर का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? तो सोनपुर में, ठीक है ना? अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ठीक है ना? मुंगेर जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ठीक है ना? ऑप्शन है दक्षिणी की पहाड़ी भाग और ऑप्शन बी है उत्तरी बिहार का मैदान और ऑप्शन सी है सोमेश्वर पहाड़ी के मैदान श्रेणी या फिर डी है ऑप्शन दक्षिण बिहार का मैदान। तो देखिए ये पहले आप समझ लीजिए बिहार का मैप, समझ लीजिए उतना तो बेहतर नहीं बना है लेकिन आप देख लीजिए, ये समझ लीजिए आपको ये बिहार का मैप है, ठीक है ना? और ये बीचों-बीच जो गंगा नदी है ना, ये बीचों-बीच निकलती है, जो कि कितने जिलों से निकलती है गंगा नदी? तो ये 12 जिलों से निकलती है गंगा नदी, बिहार में 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है। तो देखिए ये गंगा नदी के जो ऊपर वाला एरिया है ना दोस्त, इसको बोला जाता है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ बिहार, ठीक है ना? गंगा नदी के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है इसको साउथ बिहार बोला जाता है। ठीक है ना? तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि आखिर ये कहाँ होगा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं जानकारी है उनको चलिए हम व्याख्या के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए, ये आंसर तो हो जाएगा आपको दक्षिण दक्षिण का पहाड़ी भाग यानी कि नीचे वाला जो कि आपको बताए थे, ठीक है ना? कि साउथ वाला बिहार, ठीक है ना? अब देखिए इसके बारे में बोल रहा है क्या? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिण पहाड़ी यानी कि पठारी भाग है, ठीक है ना? अब ध्यातव्य यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार को 3 भौगोलिक प्रदेशों यानी कि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना? देखिए विभाजित 3 क्षेत्रों में कौन-कौन सा है? तो सपोज दैट ये हमारा बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार हो गया, ठीक है ना? अब बिहार के बीचों-बीच गंगा नदी तो निकल गई है। ऊपर वाले एरिया को बतेबे कि आपको को नॉर्थ बिहार है और नीचे वाले एरिया को साउथ बिहार है। तो देखिए ये ऊपर वाला जो एरिया है ना दोस्त, ऊपर वाला इसको शिवालिक बोला जाता है, ठीक है ना? यानी कि देख लीजिए ये शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र, ये ऊपर वाले एरिया को ये दोनों बोला जाता है। शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र, ठीक है ना? अब दूसरा क्या है गंगा का मैदान। देखिए ये गंगा का जो मैदान है ना ये वाला एरिया को हम गंगा का मैदान बोलते हैं तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो देखिए गंगा मैदान के जैसे ही नीचे वाला यानी कि साउथ वाला बिहार, इसको ही बोला जाता है आपको दक्षिणी पठारी क्षेत्र। समझ में आ गया ना? और इधर यहीं पर है आपको मुंगेर, जो कि मुंगेर और बांका यहीं पे साउथ वाले एरिया में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पठारी क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र। समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्या बोल रहा है कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार के दक्षिणी इलाकों में, बिहार के दक्षिणी वाला एरिया नीचे वाला, ठीक है? नीचे वाला एरिया बोल रहा है कि दक्षिणी इलाकों में दक्षिणी मैदान और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीच पाया जाता है। तो आपको पता ही है ये नीचे वाले एरिया में झारखंड है और इसी का ये पठार की बात कर रहा है। ठीक है ना? पाया जाता है। यह पश्चिम में कैमूर और पूर्व में बांका के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है और ये व्यावहारिक रूप से बिहार के सभी खनिज संसाधन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको दोस्त पता ही है जिधर पठार होगा उधर ही खनिज मिलेगा ना। तो ये देखिए ये नागपुर वाला जो पठार है ना, झारखंड के लगभग जो सटा वाला एरिया है, यहीं पे आपको बहुत सारा जो है संसाधन मिलते हैं खनिज वाला।
हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है ए मधुबनी, ऑप्शन बी है मधेपुरा और ऑप्शन सी है दरभंगा और ऑप्शन डी है समस्तीपुर। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जिनको जानकारी है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है ना? मधुबनी को ही बोला जाता है आपको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं काफ़ी जल्द। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी, जो कि आपको बता दिए हैं। देखिए बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रकांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला जो है ये पारंपरिक रूप से मधुबनी शहर के आसपास के गाँव की महिलाओं के द्वारा की जाती है। इसे क्या बोला जाता है? मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इस चित्रकारी की विशेषता क्या है कि इसे चटकीले और विषम यानी कि अलग-अलग रंगों से भरे गए रेखा चित्र और आकृतियों है। सामान्यतः जो है ये मधुबनी कला का जन्म कुहावरा से हुआ था। यानी कुहावरा समझते हैं? जो वर और वधू का जो शादी होता है वो कुहावरा होता है ना, उसी की बात कर रहा है। तो कोहबरा का चित्रण वर-वधू के कमरे को सजाने के लिए और उसमें पूजा करने के लिए दीवारों में चित्रित किया जाता है। देखो दीवार में ना भगवान का जो है बहुत सारे चित्रित किया जाता है, बहुत सारे कलाकृतियाँ की जाती है वर-वधू के कमरे में, उसी की ये बातें किया जाए। तो वहीं से जो है यानी कोहबरा से ही ये उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है। समझ में आ गया ना? अब चलिए हम आगे बात करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 15 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि कौन-सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? ठीक है ना? अब देखिए ये बहुत सारे विद्यार्थी को जानते भी होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वीवीआई है। बिहार के हर एक एग्ज़ाम में ना ये बार-बार पूछता है। हमको तो लगता है कि बिहार वाले जो एग्ज़ाम सेट करने वाला या फिर पेपर सेट करने वाला हो, उनको तो भाई प्यार ही है, ख़ासकर यूपीएससी को। ठीक है ना? इस क्वेश्चन से मतलब प्यार ही हो गया है। क्योंकि देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है ना? जो कि बिहार का शुक नदी बोला जाता है। क्योंकि देखिए ये जो नदी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर बाढ़ लगाती है। ठीक है ना? क्योंकि ये जो नदी है, इसे मानते हैं ऊपर से निकलती है नदी। ये कहीं भी मुड़ सकती है, कहीं भी मुड़ इधर खाली करवाइएगा तो इधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है। अगले साल अगर इधर आ रही है तो उसके अगले साल इधर आ सकती है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको बोला जाता है शोक की नदी बोला जाती है। इसको पता ही नहीं किस तरफ ये मुड़दार ये मुड़ सकती है। तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शुक नदी बोला जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है? तो देखिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगा कि कोसी नदी बिहार का शुक के रूप में जानी जाती है। यह नदी जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और चीन, नेपाल और भारत में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। यह नदी उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आपको पता ही है ना उत्तरी बिहार बताइए किए थे आपको, कौन-सा है उत्तरी बिहार? ठीक है ना? ये मतलब कि सपोज़ दैट ये बिहार मान लीजिए। तो देखिए ये ऊपर वाला जो एरिया है ना इसी को बोला जाता है नॉर्थ बिहार यानी कि उत्तरी भारत, इसी की बात करें यहीं से निकलती है, ठीक है ना? तो बोल रहा है क्या आगे देखते हैं कि जल स्रोत है जो न केवल किसानों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख जल स्रोत है बल्कि इसके समीप बसे शहरों और गाँवों के लिए पेयजल का भी स्रोत है। इसके अतिरिक्त कोसी नदी पर बांध और जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है जो बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि ये कोसी नदी जितनी लाभ है उससे ज़्यादा भी नुकसान भी करती है। ठीक है ना? और बहुत सारे आगे क्वेश्चन मिलेंगे जो को आपको बेहतरीन तरीके से समझने को मौका मिलेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 16 नंबर क्वेश्चन है और ये भी समझ लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी बीपीएससी एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन उनके जुबान पे होगा। ठीक है ना? जो नहीं दिए उनके लिए तो हम हैं ही, है कि नहीं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन क्या है 60 नंबर यानी 16 नंबर कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है सिवान में या फिर सोनपुर में या फिर मुज़फ्फरपुर में या फिर छपरा में। बिना सोचे समझे आप आराम से बोल सकते हैं ये जो है मुजफ्फरपुर में होता है यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना? भाई मुजफ्फरपुर की लीची जीआई टैग लीची है। ठीक है ना? और ये सिर्फ़ मतलब जीआई टैग की बात नहीं करते बल्कि पूरे विश्व में ये चीज़ें प्रसिद्ध है। ठीक है ना? लगभग अगर देखा जाए तो 71% से भी ज़्यादा लीची इसका पूरे भारत के देखा जाए तो इसका उत्पादन मुजफ्फरपुर करते हैं यानी कि बिहार करता है। ठीक है ना? तो चलिए इसकी व्याख्या का देखते हैं व्याख्या क्या है? तो देखिए, इसकी व्याख्या है कि बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि बिहार में लीची की खेती
के लिए वो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा माने उसी के अनुपम है, ठीक है ना? तो देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ज़मीन जो मुज़फ्फरपुर ज़िले में ही है। यह मुख्य रूप से शाही लीची की खेती के लिए की जाती है, ठीक है ना? यानी कि बहुत सारी मिट्टी जो होता है ना कि उसी के अपेक्षा या उसी के अनुरूप हो जाता है, इसीलिए जो मुज़फ्फर वाला एरिया है, वो लीची के लिए मिट्टी, खेती काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? उपजाऊ है लीची के लिए। अब आगे क्या है कि मुज़फ्फरपुर में लीची जो एक गार्डन है, लीची गार्डन, दुनिया के सबसे बड़े लीची बागों में से एक है, ठीक है ना? यह एक पर्यटक स्थल भी है, समझ में आ गया ना? आपको बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट कराया जाएगा और दोस्त जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको सच में लग रहा है ना कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आपके लिए हम ये चीज़ें करा रहे हैं ताकि आपको कितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से एग्जाम में बना कर आइए, ठीक है ना? अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये है 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर कोसी की बातें आ गई ना, कोसी नदी मुजफ्फरपुर के लीची ये तो भाई बोल रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है क्वेश्चन के मामला में, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, कोसी मैदान के समुद्र तल की औसतन ऊँचाई क्या है? कोसी मैदान का जो एरिया है, वो समुद्र तल से कितनी ऊँचाई पर है? 100 मीटर पे है या फिर 30 मीटर पे है या फिर 150 मीटर पे है या फिर 300 मीटर, ये पी/क्यू है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो जितना भी करवा रहा है ना, सब इम्पोर्टेंट पी/क्यू है और ये जो नज़दीक वाला 70 बीपीएससी हुआ था ना, उसी में ये कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है ना? उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि जो कोसी मैदान का एरिया है, ठीक है ना? वो समुद्र तल से कितनी पे ऊँचाई पे है ये? 30 मीटर पे है, ठीक है ना? अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी आसान भाषा में। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? कोसी मैदान की मध्यम समुद्र तल से औसतन ऊँचाई 30 मीटर है, ठीक है ना? कोसी नदी गंगा की एक सहायक नदी, आपको मालूम ही है, जो कि नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और नेपाल और बिहार से होकर राजमहल यानी कि बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो कि हम आपको पिछले प्रश्न में ये क्लियर कर चुके थे, ठीक है ना? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है आने वाले बाढ़ से करीब 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से प्रभावित। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या गजब की तबाही होगी, है कि नहीं? प्रभावित होता है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, इसी की वजह से, ठीक है ना? अब चलिए हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? जो भी व्यूअर्स है, उनको सोचना नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना राय दीजिए कि ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या फिर किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है मधुबनी, ठीक है ना? देखिए ये मखाना है, ठीक है ना? जो कि काफ़ी ज़्यादा ये वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अब कहाँ पे किया जाता है? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी, जो कि आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि ये जो है चित्रकला के चित्रांकन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता देना चाहिए कि जो मखाना है ना, ये भी जीआई टैग है, ठीक है ना? जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं काफ़ी आसान शब्दों में। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि भारत के कुल मखाना का उत्पादन जो है 85% सिर्फ बिहार राज्य में होता है। कितना? 85% सिर्फ बिहार राज्य में, तो वो भी कहाँ? मिथिला वाला एरिया है, जिसमें से क्या है कि इधर पूरे जिले के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बिहार में मखाना का कुल उत्पादन क्षेत्र लगभग कितना है? 10,000 हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है कि बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादन जिले कौन-कौन से हैं? तो देखिए ये दरभंगा है, मधुबनी है, मधेपुरा है, सीतामढ़ी है, सहरसा है, कटिहार है, पूर्णिया है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, बेगूसराय एवं शिवहर है। माने इतना ही समझिए कि अगर ये देख लीजिए, अगर ये बिहार है ना दोस्त, अगर ये बिहार है तो समझ जाइए कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, नॉर्थ वाला एरिया, लगभग ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा इसी वाला एरिया में, और इसको मिथिला वाला एरिया भी बोला जाता है, ये वाला एरिया में, तो सबसे ज़्यादा इसी वाले एरिया में नॉर्थ बिहार में ही इसकी खेती और उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है ना? देखिए फिर लीची वाला क्वेश्चन आ गया ना, देखिए बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? अनानास का या फिर संतरा का या फिर लीची का या फिर आम का? तो बिना सोचे समझे आपको पिछले प्रश्न में बता भी दिए थे कि 71% से भी ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? लीची का होता है। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसका व्याख्या क्या है?
तो देखिए इसकी व्याख्या है कि भारत के कुल लीची उत्पादन का लगभग 71% से भी अधिक बिहार राज्य से प्राप्त होता है। बिहार में भी लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं, देखिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन थी, एनालाइज़ इसको ध्यान से देखिएगा। विश्व के कुल लीची उत्पादन में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसका मतलब क्या है? चीन जो है इसका कितना नंबर स्थान है? प्रथम नंबर स्थान है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बार-बार पूछता है। 20 नंबर क्या है क्वेश्चन? जो कि क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? ऑप्शन है 1915 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1906 में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपको सबको मालूम है कि हमारा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, यानी कि उसमें तो आपको डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका विश्लेषण देखना ज़रूरी है। इससे आपको सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल के पृथक कर दिया गया, यानी कि पृथक मतलब अलग कर दिया गया और उसका सीमा निर्धारण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की गई थी तथा 1 अप्रैल 1912 से औपचारिक रूप से चार्ल्स स्टुअर्ट ने प्रथम उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला था। अब समझ में आ गया ना? यानी कि अगर ऑप्शन के हिसाब से बोले तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ऑप्शन दिया हो कि मतलब 22 मार्च 1912 तो आपको ये हो जाएगा, और नहीं तो अगर दिया हो, क्योंकि देखिए 22 मार्च 1912 को ना अधिसूचना जारी हुआ था, लेकिन रियल में कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। समझ में आ गया ना? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुआ था और 1 अप्रैल 1912 को अलग हो गया था। ठीक है ना? और उसी टाइम जो है चार्ल्स स्टुअर्ट जो है प्रथम उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला था। तो दोस्त आपको ये अंतिम सवाल था, ठीक है ना? जो कि आपको पूरे कंप्लीट करा दिया गया, जो कि आपको, अगर आपको बेहतर लगा ये कंटेंट और ये वीडियो, तो दोस्त एक लाइक आपको दिल से होना चाहिए, ठीक है ना? और जो भी सीरियस से पढ़ाई करने में दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देखिए इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है ना? तो किसी भी एग्जाम में आप जाइए बिहार के, इसमें से क्वेश्चन अगर आ गया तो हम आपको यकीन के साथ बोलते हैं, जो भी विद्यार्थी अगर सीरियस मन से और आपको बेहतरीन तरीके से देखे होंगे एनालाइज़, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है ना? तो दोस्त ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम जल्द ही आपको पार्ट 3 लेके आएँगे और पूरे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराएँगे। वीडियो देखने के बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।